Assalamu alaikum everyone. So once again we are in another recording. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फरवरी मार्च 2026 किया है आईजीसीएसई का और अब हमारे पास मई जून 2025 P42 है जो कि हम लोग अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एड्रेस है पेपर का 0625 P42। 1 घंटा 15 मिनट में हमें मैक्सिमम इस पेपर को सॉल्व करना है। सही बेटा, 80 मार्क्स का पेपर है एंड 20 पेजेस है। मेक श्योर कोई भी पेज मिस प्रिंटिंग या मिसिंग ना हो। अगर है तो फॉरेन एग्जामिनर और इन्विजिलेटर की जिंदगी अदाब कर देंगे, भाई हमारा पेपर फॉरन चेंज करो। सही बेटा। ना बेटा, लेट स्टार्ट। अभी जो टाइम हो रहा है मैं वो राइट डाउन कर रहा हूं, इट्स 10:02। फिगर 1.1 इज द स्पीड टाइम ग्राफ। बेटा स्पीड टाइम ग्राफ का हमारे पास ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन। सही है बेटा। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ स्केटर बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 3 सेकेंड्स। 0 से 3 सेकेंड के दौरान मोशन ऑफ स्केटर बताएं। बेटा 3 सेकेंड आ रहा है यहां, तो बेटा कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। और कितनी कांस्टेंट स्पीड है बेटा? 11। सही बेटा। ट्रैवलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्केटर बिटवीन t इक्वल टू 0 टू 3 सेकेंड। ओके बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ है और हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया बेटा? एरिया अंडर द ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगाया। क्योंकि क्या होता है? आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द ग्राफ एंड अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ दैट शेप। तो ये बन रहा है रेक्टेंगल। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा लेंथ है हमारे पास 11, ब्रेथ है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा? 33 मीटर। यूनिट गिवन नहीं है तो यू हैव टू मेंशन द यूनिट। सही है बेटा, वरना आपका ये आंसर इनकम्प्लीट होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, फिर व्हाट इज मेंट बाय डिसेलेरेशन? क्या मतलब होता है डिसेलेरेशन का, ये समझाओ। तो बेटा डिसेलेरेशन क्या होता है? डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। डिक्रीज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही है बेटा। ड्रॉ अ टेंजेंट at 9 seconds. Use the tangent to calculate the deceleration at 9 seconds. बेटा 9 सेकंड पे टेंजेंट बनाता है। 9 सेकंड किधर है? ये है 9 सेकंड हमारे पास। और यहां पे टेंजेंट कैसा बनेगा? यहां पे बनेगा टेंजेंट कुछ ऐसा। ठीक है बेटा। अब इस 9 सेकंड पे अगर मुझे डिसेलेरेशन निकालनी है तो आई हैव टू पिक सम पॉइंट्स फॉर द ग्रेडियंट। तो बेटा मैं एक पॉइंट यूज कर रहा हूं ये वाला, और एक पॉइंट यूज कर रहा हूं ये वाला। सही बेटा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास? 7,3। और इसके कोऑर्डिनेट क्या है? ये वैसे x1 y1 हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा 10.4 0.6। सही बेटा। ये x2 y2 हो गया। तो बेटा क्या होगा? डिसेलेरेशन होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है हमारे पास? 3 एंड 0.6। और x2 x1 क्या है बेटा? 7 एंड 10.4।
सब ऐसा यूनिट में है। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा हमारे पास। 3 माइनस 0.6 ओवर 10.4 माइनस 7, 0.075। 0.705 सॉरी, यानी 0.71 बन जाएगा। तो एक मार्क आपका टेंजेंट बनाने का है, एक मार्क ये ब्लू वर्किंग का है, और एक आपके पास करेक्ट आंसर विद correct unit का है. And that is how we are done with this question at 10:07. That means we took 5 minutes to complete this question. ठीक है बेटा, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 10:07. Figure 2.1 shows balanced uniform meter rule made up of wood. ओके बेटा, सही है। विड्थ ऑफ द मीटर रूल हमें पता है 2.6 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर, एंड थिकनेस ऑफ द रूलर है ये। बोला है मोमेंट ऑफ फोर्स बताओ अल्फाज में। तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही बेटा। नेक्स्ट, ऑन फिगर 2.1 mark the position of the center of gravity of the meter rule with a point labeled x. Label the distance of x from 0 centimeter to the end of the ruler. ओके बेटा, तो बेटा हमारे पास label the distance of x from 0 centimeter to end of the ruler. ओके, तो बेटा हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास होगा यहां पर 50 सेंटीमीटर मार्क पे, क्योंकि मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का है। तो बेटा हमारे पास यहां पर एक्स आप 50 सेंटीमीटर मार्क पे दिखाओगे। लेट से मैं दिखा रहा हूं यू, और यहां पर मैंने दिखा दिया बेटा एक्स। सही बेटा। एंड अब इसको मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा? ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर हो गया, एंड बेटा ये भी हमारे पास 50 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा। ओके, और इसको मैंने एक्स मार्क कर दिया, ये मैं यहां पे दिखा रहा हूं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, शो दैट द mass ऑफ द मीटर रूल इज दिस। मीटर रूल का मैथ ये है, ये हमें प्रूव करना है। बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या वेट लाई करता है? सही बेटा। सिंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे पास वेट लाई कर रहा है, तो ये वेट हमारे पास कैसा मूवमेंट करवा रहा है? क्लॉकवाइज। और बेटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। मैं एक काम करता हूं, ये डायग्राम में बहुत ज्यादा गिचपिच मच रही है, मैं इस डायग्राम को कॉपी पेस्ट कर देता हूं, तो दैट हम लोग तरीके से वर्किंग शो कर सकें अपनी, क्योंकि ये सवाल अच्छा सवाल है। ठीक है। आई डोंट वांट कि किसी भी किस्म की हमारे पास कोई कंफ्यूजन बिल्डअप हो। दैट इज व्हाई आई एम डूइंग दिस।
ओके, परफेक्ट, सही बेटा। तो हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे डायग्राम वापस रीड्रॉ की लाइक दिस, और अपनी वर्किंग किस तरह शो कर रहे हैं देखें बेटा। यहाँ पे हमारे पास एक्स था, तो उसकी वजह से क्लॉकवाइज मोमेंट है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 50 सेंटीमीटर से 42 है, तो बेटा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास होगा 8 सेंटीमीटर। सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट करवाएगा, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बेटा, 42 से 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास 38 सेंटीमीटर। एंड ये है हमारे पास जो प्रोड्यूस करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, 10 से 42, यानी ये है 32 सेंटीमीटर। सही बेटा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट बराबर होता है सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। हमारे पास दो दो क्लॉकवाइज मोमेंट है, एक है वेट ऑफ द रूलर, ठीक है बेटा, तो W मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बेटा, 8 सेंटीमीटर, प्लस दूसरा है 0.12, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 38, इक्वल्स टू तीसरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है 0.34, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 10 से 42 यानी 32 सेंटीमीटर। लेट्स सॉल्व। क्या होगा बेटा, 8W ऐसे ही रहा, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 38 क्या हो जाएगा, 4.56, equals to 0.34 मल्टीप्लाई बाय 32, 10.88। सही बेटा। तो क्या हो जाएगा, 8W बराबर हो जाएगा 10.88 माइनस 4.56, 6.32/8। तो बेटा ये हमें क्या मिल गया, वेट 0.79 न्यूटन। व्हाट ही आस्क्ड फॉर द mass, तो बेटा m हो जाएगा W अपॉन जी, 0.79 डिवाइड बाय 9.8, and that is how 0.0806 kg, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.081 kg बन गया। दैट्स व्हाट वी नीडेड टू प्रूव। सही है बेटा, यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हमने प्रूव करके दिखा दी। ठीक है बेटा, दैट इज हाउ हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स सवाल था जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, ऊपर की ये लेबलिंग थोड़ी सी मिसिंग हो गई है, आई एम नॉट श्योर ये ग्लिच है क्या है। लेट मी स्विच ऑफ द गुड नोट्स एंड लेट्स गेट बैक द गुड नोट्स। या इट वाज ग्लिच। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक्स मिसिंग हो गया है तो हम एक्स लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बेटा, बाकी मैंने यहाँ पे आपको वर्किंग दिखा दी है जस्ट टू गेट, और कलर्स के साथ दिखाई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वर्किंग में। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द वुडन मीटर रूल। बेटा पहले वॉल्यूम ऑफ द रूलर निकालो, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ तो क्या है बेटा, इन टर्म्स ऑफ मीटर दिया हुआ है ना, सही है, तो लेंथ है 1, विड्थ है आपके पास कितनी, 2.6 एक्सपोनेंट -2, और हाइट कितनी है बेटा हमारे पास 6.0 एक्सपोनेंट -3, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2.6 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 6.0 एक्सपोनेंट -3।
बेटा आंसर आ रहा है हमारे पास क्या, 156 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर क्यूब। ओके बेटा, डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। मास ऑफ द वुडन रूल ये है, और वॉल्यूम क्या है, 156 एक्सपोनेंट माइनस 6। आंसर आ रहा है 519.23, जो कि बेटा दो सिग्निफिकेंट फिगर में 520 हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 10:17। 10 मिनट में हम लोगों ने ये सवाल किया। मोमेंट के सवाल नॉर्मली टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है बेटा, एंड इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डिफाइन मोमेंटम। क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. Two toy trains A and B are on the track. Mass of train A is this, mass of train B is this. बेटा इसको मैं M1 का नाम दे रहा हूं, इसको मैं M2 का नाम दे रहा हूं। Trains do not have motors. Okay बेटा, train A travel towards train B and collide. Immediately before collision बेटा, ट्रेन ए की वेलोसिटी क्या थी बेटा, 3.34 मीटर पर सेकंड। तो टूवर्ड राइट है तो मैं इसे पॉजिटिव वेलोसिटी ले रहा हूं। ठीक है बेटा, एंड ट्रेन बी की वेलोसिटी है टूवर्ड्स लेफ्ट 0.12 मीटर पर सेकंड, तो इसे बेटा मैं नेगेटिव ले रहा हूं। सही है, लेफ्ट उल्टी डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो माइनस। ठीक है, द ट्रेन स्टिक टुगेदर व्हेन दे कोलाइड। ये तो दो जैसे में एक जान वाला कनेक्ट हमारे पास कंडीशन आ गई, जो कि मैंने आपको मोमेंटम में भी बताई थी, दो जैसे में एक जान वाली कंडीशन। सही बेटा, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो बेटा क्या फॉर्मूला है हमारे पास, m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। बट आफ्टर कोलिजन दोनों ट्रेन स्टिक टुगेदर, ज्वाइन हो गई हैं, तो बेटा इन दोनों की स्पीड एक ही हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्योंकि स्पीड एक ही हो जाएगी तो इसे मैं क्या कर रहा हूं, v कह रहा हूं बस, क्योंकि दोनों ज्वाइन हो गई तो जहां ट्रेवल करेंगी सेम स्पीड पे ट्रेवल करेंगी। तो बेटा v कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा हमारे पास, m1 प्लस m2 टाइम्स v। v क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन गया, दो जैसे में एक जान वाला। ठीक है बेटा, m1 कितना था, मैंने आपको बताया था 0.45। u1 कितना था बेटा, ये u1 है 0.34। m2 कितना था हमारे पास बेटा 0.21, एंड u2 हमारे पास क्या था, नेगेटिव डायरेक्शन में था, दिस इज u2 0.12 ओवर 0.45 प्लस 0.21। सही बेटा, लेट्स सॉल्व। 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.34 माइनस 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.12 डिवाइडेड बाय 0.45 प्लस 0.21, यही वैल्यू होता है ना, 0.45 0.21, सही है, 0.12 0.34, सही है। Let's solve and we are getting an answer of 0.1936। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी हमारे पास आ रही है कितनी, 0.1936 यानी 0.12। 0.1936 आ रही है हमारे पास वेलोसिटी, तो 0.19 हमारे पास वेलोसिटी अगर आ रही है दैट विल बी हाउ मच, 0.19 ही रहेगी, सॉरी 0.12 नहीं होगी, 0.19 रहेगी। एंड डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी बेटा, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी आ रही है पॉजिटिव में, तो डायरेक्शन होगी हमारे पास टूवर्ड्स राइट। ठीक है बेटा, क्योंकि हमने राइट वाली डायरेक्शन को
पॉजिटिवली है। ठीक है बेटा, तो अगर इसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं, दो मार्क्स तो ये हो गए और एक मार्क आपका इस इक्वेशन को अचीव करने का है। ठीक है बेटा, ये हमारे पास 4 मार्क की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। 0.19, डू नॉट फॉरगेट टू राइट डाउन यूनिट ms-1 एंड डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन पॉजिटिव आई है तो डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट, a different train is traveling with a momentum this. The train slows down and stops after 2.1 seconds. सही, calculate the average force. ओके बेटा, एवरेज फोर्स क्या होगी? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो बेटा बाद में मोमेंटम है 0.26, पहले मोमेंटम था ये, और जब ट्रेन रुक गई तो मोमेंटम क्या होगा? 0। कितना टाइम लगा? 2.1। तो चेंज इन मोमेंटम 0.26 माइनस 0 divided by 2.1. We are getting an answer of 0.12. सही है बेटा? That is how we are done with this question at 10:23. This took 6 minutes. Figure 4.1 shows two metals A and B. ओके बेटा, दो मेटल हमें दिखाए हुए हैं A और B. Container A has dull black outer surface and container B has shiny white outer surface. सही बेटा, shiny white है और ये है dull black. A and B both contain very hot water at time t equals to 0. Temperature of water in each container is recorded every minute. State which container has larger temperature change over the first 5 minutes. Explain your answer. तो बेटा dull black is the good absorber as well as good emitter of heat. तो अगर इसके अंदर गर्म पानी है तो ये बहुत फास्ट हीट एनर्जी एमिट करेगा। सही बेटा, तो क्या मार्क होगा बेटा हमारे पास? कंटेनर ए हमारे पास अपना चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा लेकर आएगा। क्यों बेटा? ब्लैक इज बेटर एमिटर ऑफ हीट। कंटेनर ए हैज लार्जर टेम्परेचर चेंज एज इट इज अ गुड एमिटर ऑफ हीट। तो बेटा 1 मार्क हमारे पास है इसका और दूसरा मार्क है पर्पल वाले पार्ट का, एज इट गुड एमिटर ऑफ हीट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, आफ्टर 30 मिनट्स टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन कंटेनर ए रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर का कंटेनर कांस्टेंट होता है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर व्हाई टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया? तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट कब होगा? जितना हमारे पास ट्रांसफर ऑफ हीट है, जितना मतलब वो हीट लॉस कर रहा है उतना हीट गेन कर रहा है। ठीक है बेटा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। हीट लॉस फ्रॉम कंटेनर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कंटेनर। ठीक है बेटा, और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये किस पे आ गया बेटा? रूम टेम्परेचर पर आ गया। ठीक है बेटा, आगे देखें क्या कह रहा है। जितना हीट लॉस उसने किया उतना ही हीट गेन किया, तो हमारे पास क्या हुआ बेटा? एनर्जी ट्रांसफर कांस्टेंट हो गया। एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विदाउट द लिड्स ऑन 2 कंटेनर। बेटा जो ऊपर लिड्स है, ढक्कन है, वो हटा दिए। नेम द एडिशनल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो बेटा क्या होगा हमारे पास? जब आप ढकना हटा देंगे तो एयर पार्टिकल इन लिक्विड्स के साथ कांटेक्ट बनाएगा। तो बेटा एयर पार्टिकल्स कौन सा कॉन्सेप्ट करवाते हैं?
कन्वेक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4.2 shows metal pen with wooden handle. Explain why there is much greater rate of transfer of energy through metal than wooden. तो बेटा हम क्या बताएंगे? मेटल इज अ गुड थर्मल कंडक्टर देन वुड। मेटल is a good thermal conductor than wood। सही है बेटा? क्यों ऐसा क्यों कहा मैंने? अब मैं इसको जस्टिफाई करूंगा। किस तरह बेटा? एज मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एंड तीसरा मार्क क्या होगा बेटा? एंड फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर heat from hot to cold and faster। सही है बेटा? And that is how we are done with this part at 10:28। How much time did we take to complete this question? 5 minutes। Now beta, we are moving towards question number 5 of this paper। Describe an experiment to determine the speed of sound in air। ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ा है। क्या मेथड होगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को मेजर करने का? State the apparatus required, measurements taken, how to calculate speed from air, speed of sound in air to from the measurements, draw label diagram। तो बेटा देखें, हमने यहाँ पे क्या किया, एक टीचर को खड़ा किया, ठीक है बेटा, और लेबल कर दिया टीचर विद स्टार्टिंग पिस्टल। और बेटा हमने बताया टीचर से स्टूडेंट के दरमियान हमारे पास 500 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ पे हमारे पास क्या खड़े हुए हैं? स्टूडेंट्स विद स्टॉप वॉच। सही है बेटा? नाउ बेटा पहले बताएंगे हम लोग एक मार्क डायग्राम का है बेटा। 500 मीटर डिस्टेंस इज मेजर्ड विद, आप ट्रंडल व्हील भी बोल सकते हो और मेजरिंग टेप भी बोल सकते हो। ठीक है बेटा? एज टीचर फायर्ड पिस्टल, कॉमा स्मोक इज seen by students and they start stopwatch, comma when they hear sound, comma they stop stopwatch। ठीक है बेटा? अगला पॉइंट क्या होगा बेटा? टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच स्टूडेंट्स is measured and average time is calculated using formula V equals to D upon T, speed of
sound is calculated. ठीक है बेटा, ये हमारे पास प्रॉपर मेथड होगा विद डायग्राम, और आपको याद हो एग्जैक्टली यही एक्सपेरिमेंट मैंने आप लोगों को रेगुलर क्लास में पढ़ाया था. ठीक है बेटा. नेक्स्ट आगे क्या बोल रहे हैं बेटा. ब्लूटूथ इज यूज्ड ओके 5 perfect. Bluetooth is used to connect mobile to headphones. State the name of region of electromagnetic radiation used by Bluetooth. बेटा ब्लूटूथ क्या इस्तेमाल करती है? वैसे तो रेडियो माइक्रो दोनों करती है, लेकिन ज्यादा प्रोपोर्शन ब्लूटूथ का रेडियो वेव की तरफ होता है. सही बेटा. स्पीड ऑफ साउंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एयर, एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ साउंड सेम होती है, दैट इज 3.0 इंटू 10⁸ ms-1. ठीक है बेटा. Frequency of Bluetooth is this. Calculate the wavelength of Bluetooth. V equals to f lambda, lambda equals to v upon f. V कितना है बेटा हमारे पास 3.0 इंटू 10⁸ एंड 2.48. गीगा क्या होता है? एक्सपोनेंट 9. We are getting an answer of 0.12. ठीक है बेटा, ये हमारे पास वर्किंग हो गई इस पार्ट की. एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. 9 मार्कर क्वेश्चन था जो हम लोग 10:33 पे कंप्लीट करते हैं. दैट मीन्स ऑल टुगेदर दिस क्वेश्चन टुक 5 minutes. Once again I am recalling, time management is key बेटा. आप टाइम मैनेजमेंट में जितना बेहतर हो सकते हैं हो जाएं. Figure shows a full scale diagram of a lens and an image eye of the object. Okay बेटा. Focal length of the lens is 3 centimeter. Okay. On figure 6.2, mark 2 points labeling F to the position shown on principal foci. ठीक है बेटा. तो बेटा हमने यहाँ पे हमें बोला गया फुल स्केल डायग्राम है, तो मैं रूलर प्लेस करूंगा और रूलर प्लेस करके आपको लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ 3 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ मार्क करके दिखाऊंगा. तो बेटा एक फोकल लेंथ हमारे पास आ रहा है यहां, और एक आ रहा है यहां. तो एक फोकल पॉइंट ये रहा, एक फोकल पॉइंट ये रहा. ठीक है बेटा. 3-3 सेंटीमीटर मैंने मेजर करके आपको बता दिया. थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दूं ये वाला. सही. और ये भी परफेक्ट. सही बेटा. ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ 2 रेज फ्रॉम इमेज आई टू लोकेट ऑब्जेक्ट. ड्रॉ द ऑब्जेक्ट एंड लेबल इट ओ. बेटा ये इमेज बनी हुई है हमारे पास. ठीक है बेटा. तो अगर ये इमेज है तो हमें ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है. सही बेटा. तो देखते हैं बेटा, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ द लेंस से पास होती है तो बेटा वो रे ऑफ लाइट सीधा निकल जाती है. एंड जब रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकल पॉइंट को कट करते हुए जाती है. अब बेटा जो एक्सिस पार्ट है ना वो मैं रब कर दूंगा. ठीक है. एंड ये हमारे पास आ रहा है बेटा ऑब्जेक्ट. तो इसको हमने ओ लेबल किया. एंड नाउ यू कैन ड्रॉ द एरो हेड्स. ठीक है बेटा. हम इमेज बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की तरफ रेज ऑफ लाइट जा रही होंगी. ठीक है बेटा. तो हमसे बोला गया था 2 रेज बनाओ और ऑब्जेक्ट को ओ लेबल कर दो. वी डिड दैट.
एंड ओवरऑल डायग्राम में अभी तक जितना भी काम हुआ है उसको हमें 4 मार्क मिले, 1 फॉर फोकल पॉइंट, 1 फॉर ऑब्जेक्ट, 1 फॉर ईच रे। तो 4 कलर, 4 मार्क्स की कहानी बता रहे हैं। ओके बेटा, object is moved, so it is 6 centimeters to the left of the lens. ओके, ऑब्जेक्ट को मूव किया है, तो दैट ऑब्जेक्ट है हमारे पास 6 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इन द पोजिशन। बेटा अगर ऑब्जेक्ट को मैं 6 सेंटीमीटर पे मूव करता हूं तो बेटा हमारे पास सिनेरियो क्या होगा? बेटा हमारे पास सिनेरियो होगा, वन कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं ना, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को 6 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट लेके जा रहा हूं, लेफ्ट ऑफ द लेंस, हाँ, यानी ऑब्जेक्ट को मैं यहां प्लेस कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज बनेगी, ठीक है बेटा। और मेरी इमेज की एक प्रॉपर्टी क्या है? ऑब्जेक्ट के मुकाबले में इमेज उल्टी बन रही है। मेरी बात सुनो बेटा, ये 3 सेंटीमीटर है, ये और 3 सेंटीमीटर हो गया, तो 6 सेंटीमीटर हमारे पास यहां पे आ रहा है लगभग। तो अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो यही रूल्स अप्लाई होंगे, बस डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी, तो ये इमेज बनेगी। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या है? रियल, ठीक है, इन्वर्टेड। तो आप यहां पे लिख दोगे बेटा, या तो ये रियल इमेज है या तो ये इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। Figure 6.2 shows simplified diagram for an eye with rays from near object. Eye needs correction for long sightedness. बेटा दूर की नजर कमजोर है, करेक्शन फॉर लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है बेटा। तो लॉन्ग साइटेडनेस में क्या होता है बेटा? हमारे पास आई बॉल एक्सपेंड हो जाता है, ठीक है बेटा, और इमेज फॉर्म होती है हमारे पास बिफोर रेटिना, ठीक है बेटा। So let me cross check हमारे पास, this is what we just discussed, I guess. Let me prove it कि हमने क्या बात की थी, ये लॉन्ग साइटेडनेस। ओह सॉरी, मैंने बोला आई बॉल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इमेज इन फ्रंट ऑफ रेटिना नहीं बनती, बिहाइंड रेटिना बनती है, सही बेटा। तो हमारे पास सिनेरियो क्या होगा? ऑन फिगर 6.2 ड्रॉ पाथ ऑफ रेज इनसाइड आई टू शो द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग साइटेडनेस। बेटा हम इस पॉइंट से आगे इंटरसेक्शन दिखाएंगे, किस तरह बेटा? देखो, ये वाला पाथ ऑफ लाइट मैंने सीधा निकाला, ये वाला पाथ ऑफ लाइट हमने इस तरह बिल्डअप किया कि ये हम लोगों को बाहर इंटरसेक्ट होता हुआ मिल रहा है। एंड ये वाला पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट हम लोगों ने इस तरह मूव किया कि हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, मतलब बियॉन्ड रेटिना किसी भी पॉइंट पर आप रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करके दिखा दें, ठीक है बेटा। A lens is used to correct long sightedness. Draw a suitable lens for this correction. तो बेटा लेंस कौन सा इस्तेमाल होता है शॉर्ट साइट लॉन्ग साइटेडनेस की करेक्शन के लिए? कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास शेप है कन्वर्जिंग लेंस की, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये सवाल कंप्लीट हो रहा है 10:40 पे। दैट मीन्स इस सवाल को करने में हमें 7 मिनट लगे। अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा हमारे पास? रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अ चार्ज experiences electric force, या एरिया अराउंड a charge in which charge experiences electric force.
प्लास्टिक रॉड इज रब्ड विथ क्लॉथ, चार्जिंग ड्यू टू फ्रिक्शन की बात हो रही है. प्लास्टिक रॉड becomes negatively charged and cloth becomes positively charged. Explain why. क्यों ऐसा हो रहा है बेटा? तो जब हम लोगों ने रॉड को रब किया तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्रॉम द क्लॉथ टू द रॉड जंप कर गए. ठीक है बेटा. तो इसको लिखते हैं एज बोथ आर rubbed together, comma, electrons of cloth jump to rod. As rod has gained electrons, comma, becomes negative, and cloth has lost electrons, comma, becomes positive charged. ये बेटा हमारे पास 2 मार्क के अगेंस्ट वर्किंग हमने शो कर दी. अब क्या कह रहे हैं बेटा? हमसे कहा जा रहा है नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड है, सस्पेंड किया गया इंसुलेटिंग थ्रेड से. Another negatively charged plastic rod is brought close to the suspended rod. What happens to the suspended rod? क्यों क्या होगा बेटा suspended rod पे? Move the way. ठीक है? It moves away as like charges repel. ठीक है बेटा. तो 1 mark for moves away का and 1 mark for like charges repel. बोल रहा है डिफाइन किलोवाट आवर इन वर्ड्स. तो किलोवाट आवर क्या है बेटा? किलोवाट यूनिट किसका है? पावर का. और आर यूनिट किसका है? टाइम का. ठीक है बेटा. तो हम क्या बोलेंगे? 1 किलोवाट पावर ट्रांसफर्स इन 1 आवर. ये किलोवाट आवर का मतलब है. 1 किलोवाट आवर पावर 1 घंटे में ट्रांसफर हुई है. दैट्स व्हाट मेंट बाय किलोवाट आवर. ठीक है बेटा. स्मॉल लैम्प illuminates in small lamps illuminates an electric oven. ठीक है भाई. छोटा लैंप है जो इलेक्ट्रिक ओवन को इल्यूमिनेट कर रहा है. लैंप का आउटपुट पावर है ये, और 220 घंटे के लिए 1 साल में ऑपरेट हो रहा है. लैंप का वोल्टेज भी पता है हमें. कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द लैंप इन 1 ईयर विद द यूनिट इन किलोवाट आवर. तो बेटा एनर्जी क्या होगी? पावर इनटू टाइम. पावर है हमारे पास कितना? 25 वॉट. बेटा वॉट को हम किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करवाएंगे. मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या है? 220 घंटे. ये ऑलरेडी हमारे पास आवर्स में है. तो बेटा वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड करवाया. ठीक है. तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है हमारे पास. 25 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 220 5.5 वॉट 5.5 किलोवाट आवर. कैलकुलेट करंट. ओके बेटा. पावर होती है करंट इंटू वोल्टेज. तो करंट क्या होगा? पावर अपॉन वोल्टेज. पावर गिवन है हमें कितना? 25 वॉट. और वोल्टेज भी गिवन है कितना? 230 वोल्ट. पॉइंट 1086 जो कि बेटा हो जाएगा हमारे पास कितना? 0.11 एम्पियर. And that is how we did this question at 10:46. यानी इस सवाल को करने में हमें 6 मिनट लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Figure 8.1 shows simplified diagram of AC generator. सही है बेटा. State the name of component P and Q. P and Q तो slip ring है. And X और Y क्या है? Carbon brush. Explain why EMF is only induced when the coil is turning. भाई जब coil rotate होगा तो field line linking the coil change होंगी, flux change होगा, EMF induce होगी. ठीक है बेटा. As coil turns, field lines linking the coil changes. So flux changes. Hence EMF induces. One possible change that causes larger EMF to be induced. बेटा एक तो मैं चेंज कर सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट बढ़ा दूं. दूसरा क्या चेंज कर सकता हूं मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल बढ़ा दूं. और तीसरा चेंज क्या हो सकता है बेटा? स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ कॉइल बढ़ा दूं. तो स्पीड ऑफ कॉइल टर्निंग is increased. ठीक है बेटा. लेट्स मूव अहेड. Figure 8.2 show the circuit diagram. ओके तो ये हमारे पास हाइब्रिड सर्किट है जिसमें ये और ये तीन चीजें पैरेलल में हैं जिसमें से बी और सी सीरीज में है और ए बी सी डी आर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स, एक जैसे रेजिस्टर है. करंट इन ए 2.4 एम्पेयर. बेटा स्मार्ट वर्किंग का मुजाहरा करो, लेबलिंग के साथ काम करो. स्टेट द वैल्यू ऑफ करंट इन रजिस्टर बी. एक्सप्लेन योर आंसर. बेटा करंट इन रजिस्टर बी क्या होगा? 1.2 एम्पियर. क्यों बेटा? एज बी एंड सी आर इन सीरीज तो resistance is double. Hence, current is half at same voltage. सही बेटा. समझाता हूं क्या लिखा है मैंने. बेटा सुनो, जितना वोल्टेज हमारे पास ए पे अपेयर हो रहा है उतना ही वोल्टेज बी और सी पे अपेयर हो रहा है. सिर्फ बी और सी सीरीज में है और इनकी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? आर प्लस आर यानी 2R, यानी डबल रेजिस्टेंस होगी तो करंट हाफ होगा. ठीक है बेटा. 2.4 का हाफ क्या होगा? 1.2. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट आई. टोटल करंट निकालना है. तो बेटा देखो यहां पे 2.4 फ्लो कर रहा है, इधर 1.2 फ्लो कर रहा है और नीचे एक ही जैसा रेजिस्टर लगा हुआ है तो यहाँ पे भी 2.4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा. यानी टोटल करंट कितना हो जाएगा? 2.4 प्लस 1.2 प्लस 2.4. 2.4 2.4 4.8 4.8 1.2 6.0 एम्पियर. ठीक है बेटा. तो टोटल करंट हमारे पास इन तीनों करंट्स का सम होगा. रीडिंग ऑन द वोल्ट मीटर इज 5 वोल्ट. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए. ओके बेटा. आर इक्वल टू वी ओवर आई. बेटा ए पे वोल्टेज है 5 वोल्ट और ए का करंट क्या था? 2.4 एम्पियर. 5 डिवाइड बाय 2.4 आंसर क्या आ रहा है? 2.08 ओम्स यानी इट विल बी 2.1 ओम्स. ठीक है बेटा. तो फिर दोबारा देख लो बेटा. बोल रहा है यहाँ पे वोल्टेज है 5 वोल्ट तो इस पे 5 वोल्ट अपेयर होगा. वोल्टेज पता है, करंट पता है, ए का रेजिस्टेंस निकाल लिया, आर इक्वल टू वी हो रहा है. एंड दैट इज हाउ वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एट 10:51. दैट मीन्स इस सवाल को अटेम्प्ट करने में हमें टाइम लगा कितना? 10:46 से 10:51 यानी 5 मिनट.
10:51, what is meant by background radiation? क्या होगा बेटा? Radiation that are already present into the environment. Radiation that are already present in environment. ठीक है बेटा? One source of significant contribution to background radiation, मैंने आपको सात सात सोर्सेज बताई हैं. मैं लिखूंगा बेटा रेडॉन गैस इन एयर. आप कोई भी सात सोर्सेज लिख सकते हैं जो मैंने आपको बैकग्राउंड रेडिएशन की बताई थी. रेडियोएक्टिव आइसोटोप आर यूज्ड इन सम मेडिकल ट्रीटमेंट. सही है भाई साहब? तो बेटा क्या बोल रहे हैं? रेडियम है हमारे पास एक आइसोटोप. सही है. Radium 223 decays by the emission of alpha particle to an isotope of radon. इक्वेशन कंप्लीट करो बेटा. अल्फा का प्रोटॉन नंबर होता है 2. कितने मार्क का सवाल है? और न्यूक्लियॉन नंबर होता है 4. और जब कोई न्यूक्लियस अल्फा डिके करता है तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 2 एंड न्यूक्लियॉन नंबर डिक्रीजेस बाय 4. सही बेटा? तो 86 219. रेडियम को इंजेक्ट किया गया है बॉडी में फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गन. व्हाई द सोर्स मस्ट बी इनसाइड द बॉडी? तो बेटा रेडियम 223 को इंजेक्ट किया गया इनसाइड द बॉडी बेटा क्योंकि रेडियम अल्फा डीके कर रहा है. अल्फा पेपर से पास नहीं हो पाता तो बेटा अल्फा हमारे पास स्किन से कैसे पास होगा? तो हम क्या बोलेंगे? Alpha won't be able to pass through skin. सही बेटा? दैट इज वाई हम लोगों ने इनसाइड द बॉडी अल्फा एमिशन को इंजेक्ट किया है. आइसोटोप ऑफ टेक्नीटियम is injected into the body to detect cancer in one of the organs. Half-life of this isotope is 6 hours. It decays by emitting gamma radiation and radiation is detected outside the body. Why source of gamma radiation is used? भाई gamma की penetration power ज्यादा होती है. ठीक है बेटा? तो gamma has high penetration power and can be detected outside body. Explain why a source for short half life must be used. मैंने क्या बताया था? inside the body short half life, outside the body long half life. ठीक है बेटा? तो sample ends quickly within the body. सही बेटा? तो शॉर्ट हाफ लाइफ हम लोगों ने इसलिए रखी है ताकि सैंपल जल्द से जल्द हमारे पास खत्म हो जाए. तो बेटा वी आर एट 10:55. इसका मतलब इस सवाल को कंप्लीट करने में हम लोगों ने सिर्फ 4 मिनट लगाए. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास. फिगर 10.1 शो द प्लैनेट ABCD. डेटा दिया हुआ है आपको. सही बेटा? कितने बजे स्टार्ट किया? 10:55 पे. Read and explain which of these planet is closest to sun. बेटा कौन सा प्लेनेट यहाँ पे सूरज के सबसे ज्यादा करीब है? लुक एट द सरफेस टेम्परेचर. जो सूरज से सबसे ज्यादा करीब होगा उसका सरफेस टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा होगा. एंड ये दिमाग में नहीं लाइएगा कि वीनस तो सरफेस से सब सूरज से सबसे ज्यादा करीब नहीं है फिर उसका हाईएस्ट टेम्परेचर है. मे बी इज नॉट टॉकिंग अबाउट आवर सोलर सिस्टम. इसने स्पेसिफाई थोड़ी किया क्या है हमारा सोलर सिस्टम है. तो आप टेम्परेचर को देखकर बताए. वीनस तो एनोमॉली है ना, एनोमॉलस है, बेकायदा है. सही है. तो क्या बोलेंगे? प्लैनेट बी. क्यों बेटा? एज इट हैज हाईएस्ट सरफेस
temperature. Calculate surface temperature of planet D in degree Celsius. planet D क्या है बेटा? 93 केल्विन. तो 93 केल्विन से जब आप डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो 93 में से आप क्या करोगे? 273 सब्ट्रैक्ट कर दोगे. तो आंसर क्या आएगा बेटा हमारे पास? 180. माइनस का. ओके बेटा. ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर ऑन ईच ऑफ द प्लैनेट. सारे प्लैनेट पे ऑब्जेक्ट 2 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है. सही है बेटा. State and explain on which planet object falls 2 meter in shortest time. Ignore the effect of atmosphere. जिसकी सबसे ज्यादा ग्रेविटी, उस पे ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा हाई स्पीड से फॉल करेगा. तो सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी है? ए की. ठीक है बेटा. स्टेट एंड एक्सप्लेन बोला है ना, तो एक मार्क है प्लैनेट ए लिखने का और दूसरा मार्क है इसकी एक्सप्लेनेशन देने का. वाई प्लैनेट ए? एज इट हैज highest gravitational field strength, so acceleration of free fall will be greatest. सही बेटा. जितनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल. नेक्स्ट, फिगर 10.1 shows some of the stages of life cycle of massive star. सही है भाई. तो मैसिव स्टार एक्सपेंड होके क्या बनता है? रेड सुपर जायंट. ठीक है बेटा. Complete figure 10.1 by adding correct terms. सही है बेटा. तो हम यहां पे करेक्ट टर्म्स बिल्डअप करेंगे. ठीक है बेटा. तो हमने क्या किया? हमने यहां पे बताया रेड सुपर जाइंट. ठीक है बेटा. एंड रेड सुपर जाइंट के साथ साथ हमारे पास सुपरनोवा हुआ. सुपरनोवा के साथ क्या होता है बेटा? एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन फॉर्म होते हैं. nebula which contains elements heavier than iron. सही है बेटा. तो जो स्टेलर नेबुला फॉर्म हो रहा है वो अवेलेबल है फॉर द बर्थ ऑफ न्यू स्टार्स. और साथ साथ बेटा सुपरनोवा में क्या होता है? एलिमेंट्स हैवियर देन आयरन फॉर्म होता है. ठीक है बेटा. और एंड में क्या बचता है? या तो हमारे पास न्यूट्रॉन स्टार बचता है या ब्लैक होल बचता है. सही बेटा. तो हमारे पास 4 मार्क हैं. इसका मतलब दिस इज अगेंस्ट 1 मार्क, दिस इज अगेंस्ट 1 मार्क. 4 कलर 4 मार्क्स एक्सप्लेन कर रहा है. ओके. See the quantity that the brightness of supernova in galaxy can be used to determine. कौन सी क्वांटिटी है बेटा जो ब्राइटनेस ऑफ सुपरनोवा को आइडेंटिफाई करने के लिए बताई जा सकती है? तो बेटा हमारे पास यहाँ पे हबल्स लॉ क्या बोलता है? हबल्स लॉ के मुताबिक हमारे पास अगर हमें डिस्टेंस पता होगा तो हमें स्टार की लाइट जो हम तक पहुंच रही है उसके आप लोग वेवलेंथ वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ठीक है बेटा. क्वांटिटी दैट ब्राइटनेस ऑफ सुपरनोवा इन गैलेक्सी इज यूज्ड टू डिटरमाइन. तो बेटा हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस ऑफ गैलेक्सी फ्रॉम अर्थ. And that is the end of this question at exactly 11 o'clock. That means we did this question in 5 minutes. सही बेटा. And मुबारक हो. This is the end of this paper. रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम हो गया. 2 घंटे में 2 IGCSE के पेपर सॉल्व कर दिया. I'm opening the chat box to ask to answer your queries.